हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पे हार्दिक स्वागत है। अब 2-3 दिन से मैंने वीडियो नहीं डाली है, कोई बात नहीं है, मैं बिजी था। लेकिन अब मैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक नया चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, आयनिक इक्विलिब्रियम। और मैं इस पूरे चैप्टर को डिस्कस करूंगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबने कहा है सर हमें इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर। तो जितने भी बच्चे थे उन्होंने डिमांड करी थी कि हमें आयनिक इक्विलिब्रियम बताना है, मैसेज मेरे को मिल रहे थे, तो मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर पूरा कराने का सोचा है। इस पूरे चैप्टर को कराने में कम से कम हमको 7 से 8 क्लास लग जाएंगी, एक घंटे की। तो पूरे चैप्टर को देखिए, आपके लिए नीट जेईई एडवांस जैम के लिए ये जो चैप्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम के अंदर, तो प्लीज इस चैप्टर को ध्यान से देखिएगा। और अगर जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पुराने हैं हमारे स्टूडेंट है प्लीज आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो इस पूरे चैप्टर को आप एक एक चीज देखिए, आपको न्यूमेरिकल लास्ट ईयर के क्वेश्चन साथ के साथ मैं कराता चलूंगा। ये पहला चैप्टर है हमारे चैनल पे जो पूरा होगा, ठीक है। अब तक हम छोटी छोटी वीडियो डाल रहे थे, ये पूरा चैप्टर हम कराएंगे सिक्वेंसली, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जो नए हैं, ठीक है। जो पुराने लोग हैं वो उसको शेयर करिए, लाइक करिए, और नए लोग भी उसको लाइक करिए और अपना सपोर्ट देते रहिए। चलिए देखते हैं, आगे शुरू करते हैं। तो आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर क्या है? आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर सिंपल सा चीज है कि द इक्विलिब्रियम व्हिच इज एस्टैब्लिश्ड इन द आयनिक रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन में इक्विलिब्रियम जो होता है उनको हम बोलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, मतलब जिससे पहले आप लोगों ने पढ़ा हुआ चैप्टर जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है वो केमिकल इक्विलिब्रियम है। तो बहुत छोटा चैप्टर है, वो भी हम बाद में कराएंगे। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, कोई एक रिएक्शन होती है, वो रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, तो वो कहलाता है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें कंपाउंड्स एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में बदल रहा होता है। लेकिन आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या है कि एक कंपाउंड आयंस में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो इक्विलिब्रियम ड्यू टू द आयंस, द इक्विलिब्रियम ड्यू टू द आयंस, तो लिख लेना ये क्या होता है, इक्विलिब्रियम इन आयनिक रिएक्शन। इक्विलिब्रियम इन आयनिक रिएक्शन, जो आयनिक रिएक्शन के अंदर जो इक्विलिब्रियम होता है उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम इन आयनिक रिएक्शन या आयनिक इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब आयंस कौन से तरीके के कंपाउंड से मिलते हैं आपको पता है, 2 तरीके के कंपाउंड हो सकते हैं, आयनिक हो सकते हैं कंपाउंड या फिर पोलर कोवलेंट कंपाउंड हो सकते हैं। तो उसकी हम चर्चा करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइट की। तो अगर हम कोई एक जनरल कंपाउंड लेते हैं, एक जनरल हम कंपाउंड लेते हैं सी, देखिए हमारे पास एक जनरल कंपाउंड है, हमारे पास एक ए बी एक्वस एक जनरल कंपाउंड है। तो अगर ये ब्रेक हो रहा है रिवर्सिबली, किसमें ये ब्रेक हो रहा है, ए प्लस एक्वस प्लस बी माइनस एक्वस, तो ये क्या है, जो ध्यान देखना पूरा इंपॉर्टेंट है। ये जो पार्ट है इतना वाला, ये क्या है, ये क्या है, ये हमारा पार्ट है रिएक्टेंट का, ये हमारा पार्ट क्या है, प्रोडक्ट का। तो अगर हम बात करेंगे, देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अनडिसोसिएटेड पार्ट, ये हो जाएगा अनडिसोसिएटेड पार्ट। और ये क्या हो जाएगा, डिसोसिएटेड पार्ट, ये क्या हो जाएगा, डिसोसिएटेड पार्ट। तो व्हाट इज द आयनिक इक्विलिब्रियम, इसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा, सिंपल सा है, द इक्विलिब्रियम व्हिच इज एस्टैब्लिश्ड, व्हाट इज द आयनिक इक्विलिब्रियम, द इक्विलिब्रियम व्हिच इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द डिसोसिएटेड and undissociated part of the ionic reaction is called ionic equilibrium। बात समझ आए? फिर से रिपीट कर रहा हूं, ionic equilibrium is the equilibrium which is established between the dissociated and undissociated part of a chemical of ionic reaction is called ionic equilibrium। मतलब अब निश्चित तौर से आयंस को बनाने वाला कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। इलेक्ट्रोलाइट भी 2 तरीके का होता है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो हम बात अभी चर्चा किसकी करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट की, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अब आपको समझ में आएगा। और तो फिलहाल मैं क्या बता रहा हूं, द इक्विलिब्रियम व्हिच इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द डिसोसिएटेड एंड अनडिसोसिएटेड पार्ट ऑफ ए रिएक्शन इज ऑफ ए आयनिक रिएक्शन इज कॉल्ड ए आयनिक इक्विलिब्रियम। तो ये तो हमारा हो गया आयनिक इक्विलिब्रियम को कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस के बारे में देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस के बारे में
क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस के बारे में अगर हम करते हैं तो हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस के अनुसार तो दो तरीके का होता है, दो तरीके का, पहला हमारा इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस। तो पहले क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा क्या हो जाएगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा क्या हो जाएगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है कि विच डिसोसिएट्स इन द पोलर सॉल्वेंट। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब which dissociates in polar solvent। जो पोलर सॉल्वेंट जो होता है, जैसे वाटर है हमारा, जैसे क्या है वाटर है, अमोनिया है, जनरली हम वाटर ही लेके चलेंगे पूरे का पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम में। जो सॉल्वेंट होगा वो हमारा क्या होगा वाटर। ध्यान दीजिएगा पूरे का पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम में सॉल्वेंट जो होगा वो हमारा क्या होगा वाटर होगा। तो विच डिसोसिएट्स इन द पोलर सॉल्वेंट, तो इसका मतलब क्या होगा लाइक डिसॉल्व लाइक, तो आपने पढ़ा ही है। लाइक डिसॉल्व लाइक के अंतर्गत क्या है कि जो भी हमारा पोलर होगा पोलर में डिसॉल्व होगा, आयनिक होगा तो वो पोलर में डिसॉल्व होगा। तो इस तरीके के कंपाउंड्स के अंदर दो तरीके के बॉन्ड हो सकता है, या तो आयनिक बॉन्ड हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है आयनिक बॉन्ड हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड हो सकता है। क्या हो सकता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है जिसको पानी में डालो और वो टूट जाए, वो क्या कहलाता है इलेक्ट्रोलाइट। अब एक्चुअली होता क्या, सिंपल से मैं एक बात बताऊं कि टूटेगा कैसे, आपके दिमाग में आ रहा है टूटेगा कैसे। तो होता क्या है कि जब कोई वाटर में हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को डालेंगे, मान लो NaCl को डालेंगे, तो Na+ और वाटर के बीच में क्या होगा इंटरेक्शन होगा, और Na+ और वाटर के बीच में जब इंटरेक्शन होगा तो क्या होगा वो अट्रैक्टिव इंटरेक्शन है। और आपको पता है जहां पर अट्रैक्टिव इंटरेक्शन होते हैं तो वहां पार्शियल बॉन्ड्स बनते हैं, और जहां बॉन्ड बनते हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्या होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और उसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन से जो एनर्जी निकली है उसी से वो कंपाउंड को तोड़ दिया जाएगा। तो क्या कहलाएगा हमारा ब्रेकेज ऑफ द बॉन्ड, आयंस बन जाएंगे, आयोनाइजेशन प्रोसेस। समझ में आई कि नहीं, सिंपल सी बात है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको HCl को जब आप पानी में डालोगे तो HCl, अगर आप HCl की बात करो, देखो जब आप HCl की बात करोगे तो HCl यहाँ माइनस है, ये प्लस है, डेल्टा माइनस डेल्टा पॉइंट, देखो डेल्टा माइनस है यहाँ पर डेल्टा प्लस। तो जब इसको आप वाटर में डालोगे तो वाटर क्या करेगा, इसको घेर लेगा आप चारों तरफ से आके, कैसे वो भी देख लो। यहाँ वाटर क्या करेगा, देखो H+ है तो OH, इस पर क्या होता है डेल्टा नेगेटिव, इसके बीच में क्या बनेगा बॉन्ड बनेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी OH, इनके बीच में क्या बनेगा बॉन्ड बनेगा। तो इसके चलते क्या बन रहे हैं, ये बन रहे हैं हमारे बॉन्ड। ये क्या बन रहे हैं अट्रैक्शन है। जब ये अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है तो अट्रैक्शन फोर्स से क्या निकलता है आपको पता है, ऑलवेज अट्रैक्शन फोर्स लीड्स टू बॉन्ड फॉर्मेशन, एंड द बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है तो वहां से निकलेगी एनर्जी, और एनर्जी जब निकलेगी तो क्या होगा ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा टूट जाएगा, H+ अलग चला जाएगा, Cl- अलग चला जाएगा। शर्त यही है कि यहाँ पर या तो आयन होंगे, या सिस्टम डाइपोल होगा, या मतलब पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होगा। तो मैं बता रहा हूँ आयनिक बॉन्ड होना चाहिए या फिर पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होना चाहिए। तो इस तरीके के सब्सटेंस हमारे क्या कहलाते हैं इलेक्ट्रोलाइट। थर्ड हम इलेक्ट्रोलाइट को डिस्क्राइब करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी क्लियरली मैं आपको बता दूं। तो ये बात समझ में आ गई, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये मैंने आपको बताया किस तरीके से कोई भी इलेक्ट्रोलाइट वाटर में डिसोसिएट होता है। वाटर का काम क्या होता है कि वाटर का काम है कि किसी भी सिस्टम को तोड़ना ड्यू टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हम क्या करेंगे कि ये तो मैंने आपको बता दिया आयनिक बॉन्ड, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। कुछ इसके एग्जांपल आपको पता ही है, जैसे NaCl हो गया, ठीक है, HCl हो गया, HBr हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे कैसे इलेक्ट्रोलाइट है। अब है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो सिंपल सी बात है which do not dissociates in solvent, ठीक है। जो सॉल्वेंट में जाके डिसोसिएट नहीं होते हैं उनको हम क्या कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक। और नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है कोवैलेंट बॉन्ड होता है। क्या होता है बस कोवैलेंट बॉन्ड, वो भी नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे हमारा फॉर एग्जांपल हम H2 ले लेते हैं, तो H2 में क्या होता है देयर इज नो डाइपोल, यहां पर नो डाइपोल है,
ठीक है, जहां पर कोई डायपोल ही नहीं है तो सिस्टम के अंदर कोई भी डायपोल नहीं है, तो देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल, देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल। जब वहां पर कोई भी पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा, कोई भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होगी, ये बॉन्ड भी ब्रेक नहीं होगा। तो मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रोलाइटिक आयनिक बॉन्ड, अगर पोलर कोवेलेंट होगा तो इलेक्ट्रोलाइट कहलाएंगे, अगर केवल कोवेलेंट बॉन्ड होगा जैसे हमने H2 बताया तो फिर वो क्या कहलाएगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट की, केवल स्पेसिफिकली हम इलेक्ट्रोलाइट की हम बात करेंगे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट में आप जानते हैं, एग्जांपल देख लीजिए यूरिया, ठीक है, शुगर, यूरिया हो गया, शुगर हो गया, ठीक है, बहुत सारे और दूसरे सब्सटेंस भी आप ले सकते हो, ग्लूकोज हो गया। So these are the example of non-electrolytes। अब हम बात करेंगे केवल इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है, एक एक करके सारा करते। अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट की, केवल ओनली ऑन इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो अभी मैंने बोला क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के हिसाब से इलेक्ट्रोलाइट दो तरीके का हो सकता है। पहला कौन सा हो सकता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। पहला कौन सा होगा हमारा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो व्हाट डू मीन बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको बता दूं इस चैप्टर के अंदर और इसके नेक्स्ट मतलब इसके बाद आप कोई पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आयनिक इक्विलिब्रियम इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोलाइट। दैट्स व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि इलेक्ट्रोलाइट किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, कितने तरीके के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट वर्क कैसे करते हैं, इन सब चीजों को पढ़ना। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, डिसोसिएट कंप्लीटली, जो पानी में डालने पे हमेशा क्या होता है, टूट जाते हैं। तो लिख लेना, अगर मैं सिंपल से, अगर आपको याद होगा अल्फा, इनका अल्फा कितना होता है, 1 होता है। इनका अल्फा कितना होता है, इसका 1, इनका अल्फा कितना होता है, 1। व्हाट इज द मीन्स ऑफ अल्फा, ध्यान सुनिएगा, अल्फा मीन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। व्हाट इज द मीन्स ऑफ अल्फा, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा क्या है आपका, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन कि 100 में से कितना पार्टिकल टूट रहा है, वो अल्फा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्फा 1 है। मतलब क्या कि 100% टूट जाएंगे। मतलब आपने पानी के अंदर 100 NaCl डाले, अगर 100 NaCl डाले तो 100 के 100 टूट जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइट आपने डाला, अगर वो जैसे ही पानी में डालोगे, अगर सारा का सारा एक साथ टूट गया तो वो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। इसीलिए इसका अल्फा मैक्सिमम होता है। तो आपको पता है अल्फा की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, 0 से लेके 1 के बीच में हो सकती है, ना तो 0 से कम हो सकती है, ना ही 1 से ज्यादा हो सकती है। इट इज बिटवीन 0 to 1। लेकिन आपको पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा 1 होता है। तो लेट करते हैं कि अगर कोई हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट AB है, AB सॉलिड ले लेते हैं, तो AB सॉलिड, ठीक है। जब आप इसको तोड़ेंगे, देखिए मैंने आपको इरिवर्सिबल साइन लगाया, ध्यान से सुनिएगा क्यों। तो A प्लस एक्वस प्लस B माइनस एक्वस, तो इसमें देखिएगा आप क्या देखेंगे, इनिशियली अगर हम बात करेंगे एट T इज इक्वल टू 0, मान लीजिए इसकी C कंसंट्रेशन है, ठीक है, C कंसंट्रेशन है तो ये क्या हो जाएगा, 0 या नील हो जाएगा। अगर T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर अगर हम बात करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, C माइनस। अब देखो पहली बात एक बात समझिए, हमने बोला कि आपने 100 मॉलिक्यूल लिए, ठीक है, सारे के सारे टूट गए तो कुछ बचेगा ही नहीं ना, ये तो 0 हो जाएगा। और ये कितना बनेगा, C और C। बात समझ में आई कि नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अल्फा 1 है, इसलिए 100% डिसोसिएट हो जाएगा। तो 100% डिसोसिएट हो जाएगा, इसका मतलब इसका कोई भी रिएक्टेंट बचेगा नहीं यहां पर। चलिए यहां पर अनडिसोसिएटेड, अनडिसोसिएटेड पार्ट है ही नहीं, अनडिसोसिएटेड पार्ट है ही नहीं। जब अनडिसोसिएटेड पार्ट नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, जब अनडिसोसिएटेड पार्ट नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर कोई भी इक्विलिब्रियम नहीं होगा, क्योंकि मैंने बोला था आयनिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द डिसोसिएटेड एंड अनडिसोसिएटेड पार्ट। तो डिसोसिएटेड तो है लेकिन अनडिसोसिएटेड तो बचा ही नहीं। इसका मतलब यहां पर
नो इक्विलिब्रियम, यहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर जो है वो केवल और केवल किसके लिए है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। आप ध्यान समझ लीजिएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में नो इक्विलिब्रियम क्योंकि अल्फा 1 है, सारा का सारा टूट जाएगा। तो ये आप फटाफट देख लीजिए, किसी को डाउट हो तो हमसे पूछ लीजिएगा। अब हम चलते हैं आगे। इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कुछ हम एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल के अंदर सबसे पहले कौन कौन से हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है। स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर कौन कौन होगा बताइए, जैसे HCl होगा, HBr होगा, HI होगा, H2SO4 होगा, HClO4 होगा, ठीक है, HNO3 होगा, ठीक है। ये सारे के सारे एसिड हमारे कौन से हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाएंगे। अगर हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस की बात करेंगे, तो स्ट्रॉन्ग बेस में आपको पता है ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनका जो हाइड्रोक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का होता है। तो आप लिख लीजिएगा NaOH हो सकता है, NaOH का होल ट्वाइस हो सकता है, CaOH का होल ट्वाइस हो सकता है, BaOH का होल ट्वाइस हो सकता है। दीज ऑल आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, द स्ट्रॉन्ग बेस। अगर हम बात करते हैं सॉल्ट्स की, तो आप एक बात रखना, ऑल सॉल्ट्स आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मैं लिख देता हूं, ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जितने भी सॉल्ट्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो मैं एग्जांपल लिख देता हूं, देखो NaCl, ठीक है, 4 एग्जांपल लिखो, इंपॉर्टेंट है करस्पॉन्डिंगली। NaCl, फिर देखिए CH3COONA, ठीक है, फिर NH4Cl, फिर CH3COONH4। मैंने 4 एग्जांपल लिखे जानबूझ के। तो इन चारों एग्जांपल को स्पेसिफिक बात क्या है, अगर NaCl, अच्छा सॉल्ट आते कहां से, आपको पता है सॉल्ट आते हैं हमारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। तो NaCl कहां से बना होगा, बताओ फटाफट, सोचो ध्यान से। NaCl कहां से बना होगा, NaCl बना होगा NaOH और HCl से। तो Na जो है वो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस NaOH का पार्ट होगा, और HCl किसका पार्ट होगा, Cl किसका पार्ट होगा, HCl, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये जो सॉल्ट है वो क्या है हमारा, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड। CH3COO कहां से आया होगा, CH3COOH से। तो ये क्या है हमारा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। सिमिलरली NH4OH से आया होगा, ये वीक बेस होता है NH4OH। तो वीक बेस ये HCl से आया होगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड CH3COO अगेन H से आया होगा, तो ये वीक एसिड और ये क्या हो जाएगा, वीक बेस। तो आपको दिख रहा है साफ साफ कि देयर आर 4 टाइप ऑफ सॉल्ट, NaCl, CH3COO, NH4Cl, CH3COO, NH4, ठीक है। तो ये हमारे 4 है। स्पेशली देखो इस चैप्टर के अंदर हम क्या करना है, एक तो H2O, H2SO4, HNO3 और इन सब के बारे में, ये सारे के सारे जितने भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके रिपीटेड क्वेश्चंस बार बार आते हैं। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन है किसका, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, प्लीज ध्यान रखिएगा। और अब हम बात करते हैं किसकी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की। किसकी बात करेंगे हम, वीक इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आ रहा है, कॉपी करके, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की। हम बात करेंगे किसकी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की। वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो देखो सिंपल सी बात है, आपको अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट समझ में आ गया तो आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट भी समझ में आ जाएगा। तो आपको याद रखना, वीक इलेक्ट्रोलाइट इन एक्वस सॉल्यूशन, वीक इलेक्ट्रोलाइट इन एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा, देखो पहले तो मैं आपको जनरल एग्जांपल ले सकता हूं। तो आप एक बात और देख लेना कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो अल्फा होता है इट इज वेरी वेरी लेस देन 1, ठीक है। इसका जो अल्फा होता है वो कैसा होता है, बहुत कम होता है। व्हाट इज द बेस ऑफ अल्फा, अगेन फिर वही चीज है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका कैसा होता है, बहुत कम होता है। तो अब जैसे कोई हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में डाउट आ रहा हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है कि 100 में से कितने टूटे, अगर 100 में से 100 टूट गए तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अगर 100 में से 20 टूट गए तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, 100 में से 30 टूट गए तो वो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इसका परसेंटेज बहुत कम होता है टूटने का। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का एक एग्जांपल लेते हैं, देखो ध्यान से।
हमारा है ए बी, कोई ए बी है, ठीक है, सॉलिड। इसको जब हमने डाला सॉल्यूशन में तो किस में टूटेगा ये, ए प्लस एक्वस प्लस बी माइनस एक्वस में टूटेगा। सिंपल सी चीज है। अब क्या होगा देखो, एट टी इज इक्वल टू 0 पर ये क्या होगा हमारा सारा का सारा सी। अब देखो, अब t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, t इज इक्वल टू इसमें से कुछ टूट जाएगा, कुछ परसेंटेज इसका टूट जाएगा। तो कितना टूट जाएगा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कितना टूट जाएगा वो भी ध्यान से देखिएगा। ये टूटेगा c माइनस सी अल्फा, ये कितना बनेगा सी अल्फा सी अल्फा। बात समझ में आएगी नहीं? तो यही हमारा किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो ये हमारा क्या है, c माइनस सी अल्फा सी अल्फा। अच्छा, व्हाट द मीन्स ऑफ दिस इज द कितना रिएक्टेंट बचा, कितना अनडिसोसिएटेड अमाउंट बचा, अमाउंट ऑफ अनडिसोसिएटेड पार्ट। क्या ये अमाउंट ऑफ अनडिसोसिएटेड पार्ट कि कितना इक्विलिब्रियम पर कितना रिएक्टेंट बचा है। अच्छा, सी माइनस सी अल्फा क्यों करा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि आपके पास पार्टिकल कितने थे, स्टार्टिंग में 100 पार्टिकल्स थे। कितने पार्टिकल, ऐसे यहीं पर एग्जांपल ले लेते हैं। हमने बोला आपके पास स्टार्टिंग में कितने पार्टिकल थे 100, तो ये कुछ नहीं था। हमने बोला 100 के 30% टूट गए, 100 के 30% टूट गए। तो 100 के 30% टूटने का मतलब t इज इक्वल टू 0 पर हो गया। अब t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, 100 के 30%, तो 100 माइनस, तो क्या हो जाएगा बताओ, 100 का 30% कितना हो जाएगा बोलो, 100 का 30% का मतलब कितना 30। अब 30 कैसे आया होगा बोलो, c कितना है आपका, और अल्फा मतलब परसेंट, ठीक है, तो 30/100, तो कितना आएगा बोलो, ये आ गया पर 100 माइनस 30 कितना होगा, 70 बचा कि नहीं। और ये क्या है आपका, ये सी अल्फा बचेगा, मतलब 100 इंटू 30/100, और ये 100 इंटू 30/100। और 30% का मतलब कितना है, 0.3 अल्फा। 30% का मतलब कितना है, 0.3 अल्फा। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, ध्यान से देखो, ये क्या है सी माइनस, ये भी क्या है सी, और ये क्या है अल्फा, अल्फा, तो सी माइनस सी अल्फा, तो वही लिखा हुआ सी माइनस सी अल्फा। अगेन ये क्या है, ये भी आपका सी है, और ये क्या है अल्फा है, तो यही लिखा हुआ सी अल्फा, और सेम ये भी चीज लिखा है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज पूछ लीजिएगा कि क्यों हमने लिखा है सी माइनस सी अल्फा, सी माइनस सी अल्फा। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। अब देखो मैं क्या बता रहा हूं, इसके अंदर, इसके अंदर क्या है, इक्विलिब्रियम पर कुछ ना कुछ, इक्विलिब्रियम पर कुछ ना कुछ पार्टिकल्स बचा हुआ है। ये पार्टिकल कुछ बचा हुआ है और ये तो बना हुआ है, तो यहां पर डिसोसिएटेड अमाउंट भी है और अनडिसोसिएटेड अमाउंट भी है। तो इसका मतलब यहां पर इक्विलिब्रियम डिफाइंड होगा। इक्विलिब्रियम वहीं पर डिफाइंड होता है जहां पर कुछ टूटा हुआ पार्टिकल हो, मतलब कुछ डिसोसिएटेड अमाउंट हो, कुछ अनडिसोसिएटेड अमाउंट हो। तो याद रखना कि आयनिक इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड only for weak electrolyte। जो आयनिक इक्विलिब्रियम होता है वो डिफाइंड होता है किसके लिए, केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिफाइंड होता है। ध्यान समझ लीजिएगा। तो अब इसमें करना क्या है, वो अब सबसे बड़ी बात क्या है, आयनिक इक्विलिब्रियम में बार-बार हमको पीएच कैलकुलेट करनी होती है। तो अब किसी भी आयन की कंसंट्रेशन देखो ध्यान से, अगर हमें A+ आयन की कंसंट्रेशन पूछी तो क्या है, सी अल्फा है। अगर B- की कंसंट्रेशन पूछी वो भी कितना है, सी अल्फा है। तो आज से आप याद रखना, किसी भी आयन की कंसंट्रेशन लिख लिया होगा फटाफट आपने ध्यान से। अगर किसी भी आयन की कंसंट्रेशन अगर आपसे पूछी जाती है, आज के बाद अगर आपसे किसी भी आयन की कंसंट्रेशन पूछी जाती है इन इक्विलिब्रियम, तो याद रखिएगा कि आयन की जो कंसंट्रेशन पूछी जाएगी वो सी अल्फा होगा। क्या होगा, सी अल्फा होगा। दूसरी बहुत बड़ी बात, समझने वाली बात क्या है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो अल्फा होता है वो 1 होता है, मतलब नोन है हमको कभी दिया ही नहीं जाएगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमने बोला अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, मतलब अल्फा इज अननोन, अल्फा की हमें वैल्यू पता ही नहीं है। तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा 1 है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के अल्फा 1 से छोटा है, इसका मतलब अल्फा अननोन है। तो इसका मतलब हमको अब मेन फोकस किसी भी आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है हमको, तो अल्फा निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा निकालना पड़ेगा। तो अब हमारा मेन फोकस जो होगा इस अल्फा के ऊपर, क्योंकि सी हमें पहले से मालूम है, सी तो हमें कोई हम अमाउंट ले रहे हैं सी, तो उसके बारे में तो हमको मालूम ही होगा। तो अब सारे प्रकार कहा जाती है अल्फा। तो याद रखना कि किसी भी चैप्टर के अंदर, मतलब कि आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर, किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर अल्फा निकलवाया हो तो समझ लीजिए वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर वहां पर अल्फा
नहीं निकलवाया है और अल्फा का यूज है तो समझ लीजिए वो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा हमेशा कितना होता है 1 होता है। फटाफट से लिख लीजिएगा। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है, हम इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हमारा। तो एग्जांपल्स के अंदर देखिएगा, एग्जांपल्स के अंदर देखिएगा, देखो HClO4 बनाया था तो उसके अलावा और भी छोटे छोटे आयंस बनेंगे। HClO3 एसिड, HClO2, HClO, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्या है सारे वीक एसिड है, ये वीक एसिड है। तो ये सारे के सारे क्या है HClO3, HClO2, ठीक है, H2SO3, H2SO3, H2SO5, ये सारे के सारे कैसे हैं वीक एसिड है, ठीक है। HF हो गया, ठीक है, H2S हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे और ऑल ऑर्गेनिक एसिड, ऑल ऑर्गेनिक एसिड, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं उन सबको हमेशा हम क्या लेके चलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट लेके चलेंगे, हमेशा वीक एसिड लेके चलेंगे, क्योंकि ऐसा कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता, ऐसा कोई सा भी एसिड ऑर्गेनिक नहीं होता जो स्ट्रॉन्ग हो। इसके अलावा वीक एसिड की बात हो गई। अब हम बात करेंगे वीक बेस की। तो व्हाट इज द वीक बेस? वीक बेस मींस व्हाट इज द वीक बेस? आपको पता है अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। देखो समझ में आना चाहिए, ध्यान समझिएगा। अगर आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर एक्वस अमोनिया दी जाती है तो व्हाट इज द मींस ऑफ एक्वस अमोनिया? व्हाट इज द मींस ऑफ एक्वस अमोनिया? एक्वस अमोनिया का मतलब हमेशा होता है NH4OH, तो दिस इज द एक्वस अमोनिया। जब भी एक्वस अमोनिया दी जाएगी देखोगे तो अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव मतलब देखो NH2 का एक H हमने अलग निकाल लिया, अगर ये H है तो अमोनिया है। अगर यहीं पर हमने क्या लगा दिया NH2 लगा दिया, क्या लगा दिया, तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। अगर हमने NH2R लगा दिया तो ये अमाइन हो जाएगा, प्राइमरी अमाइन हो जाएगा। और अगर हमने NHR लगा दिया तो सेकेंडरी अमाइन हो जाएगा। तो ये सारे के सारे बेस हैं। बेस क्यों है अभी हम बात करेंगे। एसिड बेस कॉन्सेप्ट अभी हम सीखने वाले हैं, इसको खत्म करते हैं हम। एसिड बेस कॉन्सेप्ट की अगले डालेंगे, थ्योरीज ऑफ एसिड बेस। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा वीक एसिड है, ये हमारा वीक बेस है। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा, ठीक है, फटाफट से। अब देखिए आगे, इसके बाद हमने आपको इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पूरा बता दिया है कि अल्फा जो होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का अननोन है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का 1 है। हमारा मेन मोटो वही है एसिड किसी भी चीज की कंसंट्रेशन निकालना। सी अल्फा, सी नोन होता है, अल्फा नोन होता है। अल्फा निकालने का ही हमको तरीका देखना है। तो उससे पहले हमको बार बार आ रहा है एसिड बेस स्ट्रॉन्ग, एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो एसिड बेस कॉन्सेप्ट हमको सीखना है, तो हम इसमें एसिड बेस कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो थ्योरी रिलेटेड टू एसिड बेस, थ्योरी रिलेटेड टू एसिड एंड बेस। तो इसमें देखो अब हम क्या थ्योरीज की बात करेंगे। वैसे तो आपने जीओसी में पढ़ाई है कि एसिडिटी और बेसिसिटी कैसे निकालते हैं। थ्योरीज रिलेटेड टू एसिड बेस की अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहला जो आता है आपको मालूम भी होगा, आर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी। सबसे पहले क्या होता है? आर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी, आर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी। बहुत सिंपल सा आर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी। देखो क्या कहता है आर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी। आर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, जनरली एक्वा सॉल्वेंट होता है, फॉर एक्वा सॉल्वेंट हमेशा इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एक्वा सॉल्वेंट। तो आर्हेनियस ने क्या बोला कि एसिड जो होता है, जो एसिड जो होता है, एसिड किसको बोलते हैं? एसिड जो होता है वो गिव्स H+ इन एक्वा सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन में एक H+ देता है उसको हम आर्हेनियस एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आर्हेनियस एसिड। अगर आर्हेनियस बेस की बात करेंगे तो वो क्या देगा? गिव्स, चलो उसकी हम बाद में बात करते हैं। तो जो आर्हेनियस एसिड होता है वो गिव्स H+ सॉल्यूशन इन द H+ आयंस इन द सॉल्यूशन। इसने कुछ वर्ड्स दिए जैसे मोनोबेसिक एसिड, जैसे मोनोबेसिक एसिड, मोनो बेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक, ठीक है, जनरली हमको यही लेना पड़ेगा। तो मोनोबेसिक एसिड का मतलब है गिव्स 1 H+,
वो क्या दे 1H प्लस देते हैं तो वो मोनोबेसिक, 2H प्लस देते हैं डाइबेसिक, 3H प्लस देते हैं ट्राइबेसिक। इनके एग्जांपल देख लीजिएगा, जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, HNO3 हो गया। अगर कोई भी नहीं दिया है तो हमको क्या लेना पड़ेगा, HA ले लिया, जनरली HA। डाइबेसिक में अगर हम एग्जांपल दें आपको, देखो सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको पता ही है, H2SO4 हो गया, ठीक है, H2SO4 हो गया, H3PO3 हो गया, ठीक है, H3PO3 हो गया, ठीक है, H2S हो गया। ये सारे के सारे हमारे डाइबेसिक एसिड है। ट्राइबेसिक में देखिए H3PO4 हो गया। अगर डाइबेसिक में कोई भी नहीं दिया होगा तो आप क्या लोगे, H2 लोगे और यहाँ पर H3 लोगे। ये सारे एग्जांपल है आपके मोनोबेसिक, मतलब बेसिक की 1 हो, ठीक है, आपने पढ़ा होगा मूल कॉन्सेप्ट में। जिसकी 2 बेसिसिटी होगी 2H प्लस देगा वो हमारा डाइबेसिक कहलाएगा, तो 3H प्लस देगा वो ट्राइबेसिक कहलाएगा। सबसे बड़ा समस्या जो हो रही है आपके सामने, आपको जो डाउट आ रहा होगा, जहां पे हमारा अंदाजा है वो सर आ रहा होगा, सर ये बताइए इसमें 3H है और 3H होने के बावजूद भी आप इसको डाइबेसिक में रख रहे हो, तो इसका जो स्ट्रक्चर आपको देखना पड़ेगा। अगर मैं H3PO3 का जो स्ट्रक्चर बनाता हूं तो H3PO3 का जो स्ट्रक्चर होगा वो भाई साहब ऐसा होगा। कैसा होगा, ऐसा होगा। कैसा होगा, बोलो कैसा होगा, ऐसा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H3PO3, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ में आया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H3PO3। अब देखो, ओनली दीज हाइड्रोजन्स आर एसिडिक, दिस हाइड्रोजन इज नॉट एसिडिक। समझ में आ रही बात करें, केवल यही, क्योंकि यही OH जो है, ये क्या है, OH जो है ये यही H+ के रूप में निकलेगा, क्योंकि इनके बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए यही H+ के रूप में जाएगा, ये H+ के रूप में नहीं जाएगा, इसलिए यही तो एसिडिक हाइड्रोजन है। दिस हाइड्रोजन इज नॉट एसिडिक। समझ बात आएगी नहीं आई, बात समझ में आएगी नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। तो सिंपल सा यही आपको मैं सारे आपको बता दिए, आप फटाफट से उसको लिख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं आरएनएस बेस की। हम बात करेंगे किसकी, आरएनएस बेस की, ठीक है। तो अगर हम आरएनएस बेस की बात करेंगे तो सिंपल सी बात है, जो गिव्स क्या, गिव्स OH माइनस इन एक्वा सॉल्यूशन। जो एक्वा सॉल्यूशन में OH माइनस देता है वो हमारा आरएनएस बेस कहलाता है। इसका जो एग्जांपल है, इसका आपको जो एग्जांपल है वो आपको पता होगा, जितने भी जिसमें OH माइनस होते हैं, जितने भी इसमें OH माइनस होते हैं, तो OH माइनस किस किस में होंगे, इसे यहाँ पर मोनो बेसिक हो गया, मोनो एसिडिक, ठीक है, हम यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, ठीक। तो ठीक है, आपको पता ही है, जैसे हमने NaOH लिया तो ये क्या करेगा, ये Na प्लस और प्लस OH माइनस देगा। ऐसे में CaOH का होल ट्वाइस दिया तो क्या करेगा, Ca2 प्लस प्लस 2OH माइनस। तो दीज आर ऑल द आरएनएस बेस। तो मैंने आपको एसिड बेस कॉन्सेप्ट में आरएनएस एसिड बेस कॉन्सेप्ट बता दिया। दिस इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस कॉन्सेप्ट हैज some drawbacks, and the main drawback is that it is applicable only for polar solvent, and there are many substances which reacts as acid and base without the presence of water, ठीक है, और दूसरे सॉल्वेंट के प्रेजेंस में भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ड्रॉबैक है, ठीक है। अब उस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए कोशिश करेगी ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ब्रॉन्स्टेड अगला सेकंड है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां से आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी से, LOWR तो यहां जरूरी नहीं है कि आपके पास एक्वा सॉल्वेंट ही हो, यहां पर जरूरी नहीं है एक्वा सॉल्वेंट हो। तो सिंपल सा है, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि H+ डोनर एसिड कहलाता है, कोई सॉल्वेंट है जिक्र नहीं किया, और H+ एक्सेप्टर, ठीक है, H+ एक्सेप्टर ये बेस की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो अमोनिया की बात कर लेते हैं, जैसे अमोनिया की बात करेंगे तो अमोनिया क्या करेगा, देखो अमोनिया जो है, अगर जो अमोनिया की बात करेंगे तो अमोनिया क्या करेगा, वाटर में जब उसको आप डालिएगा तो वो क्या करेगा, तो ये करेगा, देखो ये करेगा NH4+ और प्लस OH माइनस करेगा, करेगा कि नहीं करेगा।
सिमिलरली अगर हम HCl को भी वाटर में डालेंगे तो क्या करेगा भैया, ये क्या करेगा, देखो ये क्या बनाएगा Cl माइनस और प्लस H3O प्लस बनाएगा। तो आप अगर ध्यान से देखिएगा यहाँ पर हीट एक्ट्स एज ए बेस, ये बेस की तरह एक्ट किया है और ये एसिड की तरह एक्ट किया है, क्योंकि इसने एक H प्लस अपना इसको दे दिया, किसने, H2O ने अपना एक H प्लस उसको दे दिया। तो देखो, और ये एसिड है यहाँ पर और यहाँ पर ये बेस की तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि यहां से इसने एक H प्लस ले लिया वाटर में। आप देख रहे ना यहाँ पर वाटर बिहेव्स एज ए H प्लस डोनर एज वेल एज H प्लस एक्सेप्टर। तो ऐसे सब्सटेंस जो H प्लस डोनेट भी कर सकते हैं और ऐसे सब्सटेंस जो H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एम्फीप्रोटिक। What are the amphiprotic substance? Those substances which can accept H plus as well as which can donate H plus in the several conditions is called the amphiprotic substance। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ब्रोंस्टेड बेस की तरह वर्क कर रहा है और ये ब्रोंस्टेड एसिड की तरह वर्क कर रहा है। ये मैं आपको एग्जांपल दी। अब कंजुगेट एसिड बेस थ्योरी आती है, ब्रोंस्टेड लॉरी नहीं, कंजुगेट एसिड बेस थ्योरी दी थी, तो मैं आपको यही लिख दे रहा हूं, मैं आपको हटा दे रहा हूं, कंजुगेट एसिड बेस थ्योरी, conjugate acid base theory। तो ये conjugate acid base theory वो भी ब्रोंस्टेड लॉरी ने ही दी थी, वो अलग से नहीं आई थी। तो आपको मैं बता देता हूं, जो क्या बोला था इसने, कोई भी एसिड का, ठीक है, कोई भी एसिड और बेस में अगर एक H प्लस का डिफरेंस होता है तो वो क्या कहलाता है, कंजुगेट एसिड बेस कहलाता है। देखो मैं इसको दोबारा लिख लूंगा, एक बात मैं आपको फिर से बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बफर सॉल्यूशंस, ठीक है, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस बफर सॉल्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए अगर मैं बात करता हूं कंजुगेट, अगर कोई एक एसिड है ना, अगर कोई एक एसिड है तो एसिड का जो कंजुगेट बेस होगा ना, एसिड का जो कंजुगेट बेस होगा उसमें एक H प्लस की कमी होगी, माइनस H प्लस, ठीक है। अगर कोई एक बेस लिया है आपने, अगर कोई एक बेस लिया है, बेस का जो कंजुगेट एसिड जो होगा ना, तो उसमें क्या होगा, एक H प्लस ज्यादा होगा। बात समझ में आई कि नहीं। अगर कोई भी एक सब्सटेंस है, देखो ध्यान से रखिएगा, अगर कोई भी सब्सटेंस है AB, अगर कोई भी सब्सटेंस AB है, तो अगर इसका कंजुगेट एसिड लिखना है हमको तो एक H प्लस एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो प्लस H प्लस कर दीजिएगा तो जो हो जाएगा ABH प्लस। तो ये क्या कहलाएगा, उसको छोड़ो, अभी वाटर को देख लेते हैं। तो अगर हम वाटर देखते हैं, देखो वाटर, तो वाटर में अगर हम एक प्लस ऐड करेंगे तो क्या बना देगा, ये बना देगा H3O प्लस, और अगर हम वाटर से माइनस H प्लस कर देंगे तो क्या बना देगा, ये OH माइनस। तो देखो ये जो है ना, ये जो है, ये वाटर का क्या है, ये वाटर का कंजुगेट एसिड है और ये वाटर का कंजुगेट बेस है, ध्यान रखना। तो व्हाट इज द कंजुगेट एसिड बेस, कंजुगेट एसिड बेस पेयर में डिफरेंस है ओनली वन H प्लस आयन का। तो the conjugate acid base pair are those pairs which have a difference of only one H plus ion, जिसके पास एक H plus ion का डिफरेंस होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, हमारा कंजुगेट। अभी एक एग्जांपल और दूसरा ले लेते हैं, चलिए। ये तो मैंने वाटर का एग्जांपल ले लिया, ध्यान समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर हम वाटर के बाद एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, और दूसरा एग्जांपल क्या देखिएगा, दूसरा एग्जांपल क्या है, दूसरा एग्जांपल मान लीजिए हमने अमोनिया ले लिया, है ना। अमोनिया में जब आप H प्लस को ऐड कराइएगा तो क्या बना देगा, ये NH4 प्लस बना देगा। अगर इसमें से ही एक H प्लस हटा दीजिएगा तो ये क्या बना देगा, NH2 माइनस बना देगा। तो ये अगेन सेम वैसे ही ये क्या है, कंजुगेट एसिड है इसका, और ये क्या है, कंजुगेट बेस है इसका। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये कंजुगेट एसिड बेस थ्योरी कहती है। अब इसके कुछ रूल्स हैं कंजुगेट एसिड बेस थ्योरी के बारे में, तो आपको समझना चाहिए, देखते हैं। तो कंजुगेट एसिड बेस थ्योरी में क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, तो मैं आपको एक वही सिंपल फिर से एग्जांपल पे लेके चलता हूं। जैसे अमोनिया है ना, अमोनिया है प्लस वाटर था, अभी अभी रिएक्शन लिखी ही थी, तो ये क्या बनाया था इसने, NH4 प्लस प्लस OH माइनस बनाया था। देखो मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, आप भी प्लीज प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए। अगर कोई भी डाउट आएगा आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, कोई भी डाउट है प्लीज बता दीजिएगा, लेकिन नोट जरूर बनाते जाइए। मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो अमोनिया है, अमोनिया वाटर के साथ जब रिएक्शन करेगा तो वो क्या बनाएगा, मैंने आपको लिख दिया। अगर ये बेस है और ये एसिड है, अगर ये बेस वन है, एसिड वन, एसिड
ये 1 1 अगर लिख दिया हमने, एस लिख दिया, चलो ये बेस है। तो आपको दिख रहा है इस बेस का ये क्या है, ये इसका कंजुगेट एसिड है। क्या ये कंजुगेट एसिड है, और इस एसिड का ये कंजुगेट बेस है। तो देखो सिंपल सा मैं डोनेट करने के लिए यहाँ 1 1 डाल देता हूँ, यहाँ 2 2 डाल देता हूँ। ये बेस का ये कंजुगेट एसिड, इस एसिड का ये कंजुगेट बेस। तो ये आपको ध्यान रखना है। रूल क्या है, सिंपल सा ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। आपको पता भी है कि पहला जो है, कोई भी एसिड बेस कंजुगेट थ्योरी के अंदर अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कंजुगेट हमेशा वीक होगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर एसिड से हम उसका कंजुगेट बेस बना रहे हैं, ठीक है, तो अगर स्ट्रॉन्ग है एसिड तो उसका कंजुगेट बेस हमेशा वीक होगा। क्या होगा, वीक होगा। सिमिलरली अगर एसिड वीक है तो उसका कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा। और वाइस वर्सा, अगर हम किसी बेस से एग्जांपल लेते हैं, अगर हम बेस का कोई कंजुगेट एसिड बनाते हैं, ठीक है, अगर हम बेस का कोई कंजुगेट एसिड बनाते हैं तो क्या होगा, अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो ये वीक होगा, और अगर ये वीक है तो ये स्ट्रॉन्ग होगा। सिंपल सी बात है। क्या आपको समझ में आ रहा है कि कोई भी एसिड बेस थ्योरी के, कोई भी कंजुगेट एसिड बेस पेयर में, कोई भी एसिड बेस पेयर में आपको क्या करना है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कंजुगेट हमेशा वीक होगा, अगर वीक एसिड है तो उसका कंजुगेट हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है, कंजुगेट वीक होगा। अगर वीक बेस है तो उसका कंजुगेट हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा। इसको आप हमेशा याद रखिएगा, कोई भी डाउट है पूछेगा। सिंपल ये एक दूसरी और ऑब्जर्वेशन है। क्या ऑब्जर्वेशन है दूसरी, वो देख लीजिएगा कि कोई भी एसिड बेस रिएक्शन बनाते हो क्या, नंबर सेकंड है, एनी एसिड बेस रिएक्शन ऑलवेज प्रोसीड्स फ्रॉम द स्ट्रॉन्गर साइड टू वीकर साइड। कोई भी एसिड बेस रिएक्शन जो होती है, एसिड बेस रिएक्शन देख लीजिएगा ध्यान से, एसिड बेस reaction goes from stronger side to weaker side। कोई भी हमारा एसिड बेस रिएक्शन जो होता है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग साइड से हमेशा किसकी तरफ जाता है, वीक साइड की तरफ जाता है। आपको पता ही है, सिंपल सी बात है। क्यों है उसको अभी हम जिक्र करने वाले हैं। कुछ मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, अगर आपको दिक्कत हो तो प्लीज बताइएगा। 2-4 में एग्जांपल अभी आपको कराएंगे। जैसे मैंने कराया HCOONA प्लस HCOONA प्लस CH3COOH। तो जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, यहां से बनेगा HCOOH प्लस CH3COONA। तो दिख रहा है साफ साफ। तो अगर ये मैं बोलता हूं कि यहां पर किसी एक को पकड़ लीजिए, कोई भी एसिड बेस रिएक्शन ही है, तो किसी भी एक चीज को पकड़ लीजिए, तो आपको दिख रहा है ये क्या है, वीक एसिड है। कहां जा रहा है, ये वीक एसिड है। अच्छा पहले तो ये समझ लीजिएगा, CH3COOH में और HCOOH में एसिडिटी किसकी ज्यादा होती है बताइए, वो इज द मोर एसिडिक इन नेचर। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है कंपैरेटिवली। होता क्यों है वो भी आप अगर देखना चाहते हैं तो ऐसे देख सकते हैं। CH3 है, तो इसका देखो, ये अगर एसिड है, ये बहुत अच्छी बात है, ये भी अच्छी है। अगर हम एसिडिटी को आपने GOC में कंपेयर किया होगा तो अगर ये एसिड है तो इसका कंजुगेट बेस अगर स्टेबलाइज्ड होगा, किसी भी एसिड का अगर कंजुगेट बेस स्टेबलाइज्ड होगा तो फिर वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। स्टेबलाइज का मतलब वही म्यूजोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। फिर भी एक एग्जांपल मैं करा दे रहा हूं। इसका जो कंजुगेट बेस होगा वो क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड O माइनस। इसका क्या होगा, इसका होगा HC डबल बॉन्ड O माइनस। आपको क्या दिख रहा है, यहां पर माइनस चार्ज इंटेंसिफाइड है। माइनस चार्ज क्या है, इंटेंसिफाइड है। अब ये जो चार्ज है, ये जो ग्रुप है, सॉरी ये जो ग्रुप है, ये प्लस साइड शो करेगा, CH3 प्लस साइड शो करता है, लेकिन हाइड्रोजन प्लस साइड शो नहीं करता है। तो ये इसके नेगेटिव चार्ज को इंटेंसिफाई करेगा, तो ये अनस्टेबल है। तो आपको क्या दिख रहा है, किसी भी एसिड का ये क्या है, कंजुगेट बेस है। देखो ध्यान से, एक H प्लस का फर्क है। किसी भी एसिड का अगर कंजुगेट बेस, ध्यान रखना ये भी थर्ड रूल है, किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस हमेशा स्टेबलाइज्ड होता है। ये अनस्टेबल है, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा। ये स्टेबलाइज्ड है,
क्योंकि स्टेबलाइज क्यों है? क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो H प्लस उसको बढ़ा नहीं रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों में कंपैरेटिवली दिस इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट लगाया है स्टेबल अनस्टेबिलिटी का, जीओसी से लगाया है, तो सिंपल समझ लीजिए। तो दूसरा रूल तो हो गया, कोई भी एक एसिड बेस रिएक्शन कहां से कहां जाती है इसको लिख लीजिएगा फटाफट से। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि हमेशा ये वीक एसिड है तो इसके कंपैरेटिवली ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, कहने का मतलब मेरा ये है कि यहां पर रिएक्शन कहां से कहां जा रही है? वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या ये रिएक्शन फिजिबल है? तो जी नहीं, दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, बिकॉज ऊपर लिखा हुआ है एसिड बेस रिएक्शन ऑलवेज goes from the stronger side from weaker side, but this reaction goes from the weaker side to stronger side, hence this reaction is not feasible। समझ में आई कि नहीं आई? तो अगर हम कोई एग्जांपल करते हैं, जैसे दूसरा एग्जांपल करते हैं, जैसे Na2CO3 प्लस Na2CO3 प्लस H2SO4, तो ये क्या बनाएगा? द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन विल बी Na2SO4 plus H2CO3। तो ये तो सिंपल समझ में आ रहा है कि H2SO4 इज द स्ट्रॉन्ग एसिड और H2CO3 is the weak acid. So the acid proceeds from stronger side to weaker side, and the rule is followed. तो यहाँ पर stronger से weaker side जाए तो इसका मतलब this reaction will be proceed. This reaction is feasible, but this reaction is not feasible. So that's why I have given two example. तो आप अगर आज के बाद कोई भी acid base reaction देखिएगा तो अगर दो पहला रीजन तो यही होगा कि मोर फिजिबल नहीं है, नहीं हो रही है, डेल्टा जी इसका पॉजिटिव आ रहा है। तो क्यों आ रहा है? क्योंकि वो रिएक्शन वीकर एसिड से कहां से जा रही होगी? स्ट्रॉन्गर साइड। तो आप याद रखिएगा एसिड बेस गोज फ्रॉम द स्ट्रॉन्गर साइड टू वीकर साइड। ठीक है, समझ में आ गया होगा जहां तक आप अंदाजा है। अब देखो अगली चीज क्या है। मैंने बोला कि कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस, देखो लास्ट थर्ड चीज में आपको बता देता हूं। थर्ड चीज, स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कंजुगेट बेस होता है वो स्टेबलाइज होता है। ठीक है कि नहीं? समझ में आया? सिमिलरली बेस के लिए हो जाएगा। अगर वीक एसिड की बात करेंगे तो कंजुगेट बेस, वीक एसिड का कंजुगेट बेस अनस्टेबल होता है, इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाती। हमेशा रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट दिया जाता है? जो मोस्ट स्टेबल हो। तो याद रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस स्टेबलाइज्ड होता है, वीक एसिड का कंजुगेट बेस अनस्टेबलाइज्ड होता है। सेम बेस के लिए भी लिख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस का कंजुगेट एसिड स्टेबलाइज्ड होता है, वीक बेस का कंजुगेट एसिड अनस्टेबल होता है। तो एसिड बेस के लिए हम दोनों ही बातें कह सकते हैं। तो ये तो था हमारा कि रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करना कि कहां से कहां जाएगी। तो हमेशा कहां से कहां जाएगी रिएक्शन की डायरेक्शन? जहां से स्ट्रॉन्गर से लेके वीकर साइड कोई भी रिएक्शन स्ट्रॉन्गर एसिड बेस से जाएगी इधर वीकर एसिड बेस की तरफ। अब अगर हम बात करते हैं एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस की, एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस की, एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस, तो मैंने अभी आपको बताया भी था व्हाट इज द एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस। मैंने बोला था एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस आर दो सब्सटेंस व्हिच कैन गिव H+ as well as which can accept H+, जो H+ दे भी सकते हैं और H+ ले भी सकते हैं, जो H+ दे भी सकते हैं और H+ ले भी सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, अभी मैंने बोला था वाटर जो है अगर आप HCl के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या करेगा? ये क्या करेगा? H3O+ बनाएगा और प्लस Cl- बनाएगा, और इसी को अगर अमोनिया के साथ ट्रीट करेगा तो क्या बनाएगा? ये क्या बनाएगा? NH4+ और प्लस OH-। तो यहाँ पर ये जो वाटर है, इस केस में वाटर क्या है? हमारा बेस है, और इस केस में वाटर क्या है? हमारा एसिड है। और आपको दिख रहा है कि एसिड बेस रिएक्शन के अंदर जो हमारा रिएक्शन के अंदर जो सब्सटेंस है वो हमारा कैसा है? एसिड बेस रिएक्शन के अंदर ये एसिड की तरह भी बिहेव कर रहा है और बेस की भी बिहेव कर रहा है। तो ये हमारा क्या है? एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात जो है, ठीक है, पॉलीप्रोटिक एसिड्स के लिए, फॉर पॉलीप्रोटिक एसिड जिसमें एक से ज्यादा एसिड होते हैं, एक से ज्यादा एस्टर। फॉर एग्जांपल H3PO बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा।
खत्म हो जाएगा हमारा। फिर ऑसबर्न डायलेशन लॉ में हम बात कराते हैं लुईस एसिड बेस के बाद। तो जो Sp3O4 है अभी एक, क्योंकि इसकी बेसिटी कितनी है 3 है, तो क्या करेगा देखो ध्यान से, फटाफट देखिएगा ध्यान से, ये बनाएगा H2PO4 माइनस, एक और निकाल सकता है HPO4 2 माइनस, एक और निकाल सकता है PO4 3 माइनस। क्या निकाल सकता है? PO4 3 माइनस। चल ध्यान से देखिएगा, ये एसिड के 100% एसिड की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसके बाद एसिड ये H+ नहीं दे सकता। ये अब इसके बाद H+ देने के लिए नहीं है, तो ये ऑलवेज बेस की तरह वर्क करेगा। बात समझ में आई नहीं? लेकिन ये जो दो सब्सटेंस हैं, अगर इसमें हम Na की रिएक्शन करा दें, ध्यान देखिएगा, अगर हम इसकी रिएक्शन करा दें Na के साथ, तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा? ये बनाएगा NaH2PO4। अगर इसकी हम Na के साथ रिएक्शन करा दें, अगर इसकी Na के साथ रिएक्शन करा दें, तो ये क्या बनाएगा आपका? ये बनाएगा Na2HPO4। और सिमिलरली इसकी भी Na के साथ रिएक्शन करा दें, तो क्या बनाएगा? देखो ध्यान से, ये बनाएगा आपका Na3PO4। समझने वाली बात ये है कि दिस सॉल्ट इज टोटली बेसिक सॉल्ट। ये कैसा है आपका? बेसिक सॉल्ट है। लेकिन ये जो दो सॉल्ट है ये बेसिक नहीं होंगे 100%। दीज आर नॉट द 100% बेसिक सॉल्ट। तो आप देखिएगा कि बेसिटी कितनी इसकी 3 है, तो यहां पर आप देख रहे हो कितने तरीके के सॉल्ट बनाएगा? 3 सॉल्ट बनाएगा। तो आप देखो, अगर हम इसमें H+ जोड़ दें तो फिर ये बनाएगा, अगर इसमें H+ जोड़ दें तो ये बनाएगा, और इसमें भी H+ जोड़ दें तो ये बनाएगा। ध्यान से देखिएगा, -H+, तो ये क्या बनाएगा? आपका बनाएगा, देखिएगा फटाफट से, तो देखिए यहां से मैं आपको क्या बता रहा हूं, फिर से मैं यहां से आपने H+ निकाला, H+ निकालते ही, तो आप देखो यहां पर आपको समझने वाली बात क्या है? यहां पर समझने वाली बात ये है कि जो एसिड है, अगर इस एसिड की बेसिसिटी N है, कितनी है? N है, ठीक है। तो कितने सॉल्ट बना रहा है? 1 2 3 सॉल्ट बना रहा है, तो सॉल्ट भी कितने बनाएगा? सॉल्ट भी कितने बनाएगा? N सॉल्ट बनाएगा। ऐसा कितने बनाएगा? N सॉल्ट बनाएगा। बात समझ आई कि नहीं? फिर ये जो दो आयंस हैं, समझने वाली बात ये है कि ये जो आयंस हैं और ये जो आयन है, ये H+ दे भी सकते हैं, मैंने बोला, और H+ ले भी सकते हैं। इसका मतलब ये बोथ आयन एम्फीप्रोटिक है, ये भी और ये भी, दोनों के दोनों कैसे? एम्फीप्रोटिक है। क्योंकि देखो ये H+ देगा तो ये बना देगा, H+ लेगा तो ये बना देगा, ये H+ देगा तो ये बना देगा, H+ लेगा तो ये बना देगा। तो आपको दिख रहा है कि कितने एम्फीप्रोटिक आयंस बनाए? 2, एक ये और एक ये। मैं बोल सकता हूं एम्फीप्रोटिक आयंस कितने बनेगा? ये एम्फीप्रोटिक आयन कितने देगा? एम्फीप्रोटिक आयन देगा N है N-1, कितने देगा? N-1। तो दिस इज ऑल अबाउट द एम्फीप्रोटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप देख लीजिएगा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए फटाफट, कोई अगर डाउट हो तो प्लीज पूछिएगा। शॉर्टकट में फटाफट हमें बफर सॉल्यूशन में कभी इसको यूज पड़ जाता है। अब हम बात करेंगे लुईस एसिड बेस नेचर की। अब हम बात करेंगे लुईस एसिड बेस कैरेक्टर की। अगली चीज हमारी क्या है? लुईस एसिड बेस। थर्ड कॉन्सेप्ट है हमारा लुईस एसिड बेस। बहुत सिंपल सा है। लुईस एसिड क्या कहलाता है? विच एक्सेप्ट लोन पेयर, ठीक है। लुईस बेस क्या कहलाता है? विच डोनेट लोन पेयर। जो लोन पेयर को देगा वो क्या कहलाएगा? लुईस बेस। जो लोन पेयर लेगा वो लुईस एसिड। तो देखो लुईस एसिड क्या होता है? लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ठीक है, और हैव वेकेंट ऑर्बिटल्स। मैंने आपको बताया था पहले भी, फर्स्ट वीडियो में आप देख लीजिएगा। तो वेकेंट ऑर्बिटल जैसे हमने BF3 बोल दिया, तो BF3 का स्ट्रक्चर आप देखेंगे BFFF। तो दिस इज द
वैकेंट पी ऑर्बिटल, तो वैकेंट पी ऑर्बिटल है तो आपको दिख रहा है 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये, ठीक है। तो इसलिए ये आपका क्या है, लुईस एसिड है, ये क्या आपका लुईस एसिड है। सिमिलरली फटाफट करते हैं, अभी और भी कॉन्सेप्ट करना है। तो लुईस बेस हैव लोन पेयर, जिसके पास क्या हो, लोन पेयर हो, तो फॉर एग्जांपल अमोनिया, अमोनिया के पास क्या है, लोन पेयर। स्ट्रक्चर देखिएगा आप इसका, वो कुछ इस तरीके से होगा, द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया विल बी दिस। तो होता है क्या, आपने देखा होगा बॉन्डिंग चैप्टर में, अमोनिया क्या होता है, अमोनिया आके अपने लोन पेयर को इसको डोनेट कर देता है, तो इसका भी काम चल जाता है, इसका भी लोन पेयर डोनेट कर दिया जाता है। तो लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट में हमारा इतना है, सिंपल सी चीज है। और लोन पेयर और जनरली हैविंग है नेगेटिव चार्ज, अमोनिया बता दिया, ऐसे OH माइनस हो गया, ठीक है, NH2 माइनस हो गया, ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, लुईस बेस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट एसिड बेस कॉन्सेप्ट। नाउ वी आर गोइंग फॉर द ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। क्या होता है, उसके बाद हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। आज का थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि आपको पता है चैप्टर भी बड़ा है, कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं इसके अंदर, इसीलिए हमको थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। आपका जल्दी का मतलब इन द सेंस पूरा क्लास वाला बिहेवियर आपको नजर आना चाहिए अपने अंदर। सारा कॉपी पेन उठा के लिखिएगा, कोई आपको नहीं समझ में आता तो आप हमसे पूछते रहिएगा, ठीक है। लास्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ऑसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। अगर हम देखेंगे ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के अंदर, चलिए अब हम बात करते हैं ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो यहां पे लिख लेना ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। समझने वाली बात क्या है, तो वही कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं। हमने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया AB गिव्स, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है वीक तो हमारा रिवर्सिबल इन नेचर होगा, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, A प्लस प्लस B माइनस एक्वस और एक्वस। तो समझने वाली बात क्या है, एट T इज इक्वल्स टू 0 और T इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम। तो T इक्वल टू 0 पर देखो क्या होगा, ये होगा C, ये होगा C माइनस C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा। मैंने बताया था दिस इज द वे फॉर विच यू कैन राइट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, आप पीछे देख लीजिए। अगर मैं इसका Ki देता हूं, व्हाट है Ki का आयोनाइजेशन कांस्टेंट, जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, यहां आयोनाइज हो रहा है सब्सटेंस, इसलिए हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट ले रहे हैं। तो Ki, तो आपको पता है Ki विल बी A प्लस B माइनस अपॉन AB एक्वस। तो आपको दिख रहा होगा, तो Ki बात ध्यान रखिएगा, इट इज ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में AB एक्वस हमारा बचता ही नहीं है, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो बच रहा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बचता ही नहीं है। तो याद रखना Ki इज ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है। ये जो होता है हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट है। हाँ याद रखना जितनी भी के नाम की चीजें होती हैं, चाहे वो रेट कांस्टेंट हो, चाहे वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो, चाहे वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो, KSP हो, तो सारे के सारे जो होते हैं वो हमारा क्या होता है, टेम्परेचर। मतलब समझ लीजिए ब्रह्मा जी ने किसको वरदान दिया, टेम्परेचर को। टेम्परेचर ही चेंज कर सकता है के को, और कोई चेंज नहीं कर सकता के को, तो आप समझ लीजिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ऑन पुटिंग द वैल्यू, आप हम यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहां पर पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो Ki इज इक्वल्स टू C अल्फा अपॉन C माइनस, C पहले कॉमन ले लो चाहो तो 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो C से C कैंसिल हो गया, तो Ki इक्वल टू कितना आ गया, देखो ध्यान से, तो Ki इक्वल टू आ गया हमारा
सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो आपको पता है सिंपल सी चीज, तीन चीजें दी हुई हैं, के आई, सी और अल्फा। सी दिया होता है, के आई दिया होता है, अल्फा निकलवाया जाता है। तो आप सोच रहे होंगे आराम से अल्फा निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ से अल्फा निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है और हर बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो जनरली दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ द चैप्टर, के आई इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करना होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, अल्फा अननोन है, अल्फा अननोन है, लेकिन हम जानते हैं अल्फा इज, क्या जानते हैं, अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस अल्फा को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस अल्फा को 1 मानेंगे तो इसको 1 लिख दीजिएगा। तो के आई इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के आई अपॉन सी। तो दिस इज द फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा। समझ में बात आई कि नहीं? इसकी हेल्प से हम अल्फा को निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो मैंने आपको पागल बना दिया एक तरीके से। अभी तो मैंने बोला अल्फा मालूम नहीं, अब अल्फा को निगलेक्ट भी कर दिया 1 के रेस्पेक्ट में। तो एक तरीके से क्या ये पागल बनाना ही हो गया कि हमने क्या किया है, आपको एक तरीके से पागल बनाया कि 1 माइनस अल्फा कोई भी हमने, एक तो पहले बोला अल्फा अननोन है, अल्फा अननोन होने के बावजूद भी अल्फा को निगलेक्ट कर दिया। लेकिन हमें इतना तो मालूम है कि अल्फा की जो वैल्यू है 1 से कम है, काफी कम है, इसलिए हमने उसको निगलेक्ट कर दिया। अब ये दो फॉर्मूले हैं, हम किससे अल्फा निकाल लेंगे? तो समझने वाली बात यह है कि हमेशा इस फॉर्मूले को प्रेफर देंगे आप जनरली, लेकिन शॉर्टकट में अगली वीडियो में बताऊंगा आपको कि ध्यान से रखना, क्योंकि इस फॉर्मूले से निकालते टाइम अल्फा की वैल्यू आपकी 1 2 3 या 1 आ सकती है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, 2 भी आ सकती है, लेकिन आपको पता है अल्फा की वैल्यू कहां से कहां वेरी करती है, 0 to 1। तो इसीलिए पहले निकाल के देख लो, अगर कम आ रही है अल्फा की वैल्यू ठीक है, ज्यादा आ रही है तो फिर हम उसको अगर कह सकते ना 0.05 से अगर ज्यादा आ रही है इससे, तो फिर हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? क्योंकि किसी भी चीज की 5% वैल्यू को आप निगलेक्ट कर सकते हो, 50%, 20%, 10% को निगलेक्ट नहीं कर सकते। अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा हुआ है। तो अल्फा का मतलब क्या है कि अगर कहीं भी एरर आ रही है किसी भी, अगर मान लो इससे इसमें कन्वर्ट कर रहा है, फिजिक्स में आपने एरर देखी होगी, अगर एरर 5% आ रही है चल जाएगा, लेकिन 5%, 10%, सिंपल लेवल मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है और 1 लाख में से मैं 5,000 दान कर दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1,000 में से 1 लाख में 50,000 दान नहीं कर सकता। तो मतलब दिए हुए अमाउंट में से हम क्या कर सकते हैं, केवल 5% अमाउंट को ही हम 5% अमाउंट को ही हम दे सकते हैं, इसलिए तो ये हमेशा नहीं लगाएंगे। जब 0.05 तक की वैल्यू आएगी तभी हम इसको लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो उसको यहां तक फटाफट से कॉपी कर लीजिएगा, अल्फा इक्वल टू रूट के आई अपॉन सी हो जाएगा। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग अल्फा, फटाफट जल्दी से फैक्टर्स अफेक्टिंग अल्फा, इसका वीडियो कंप्लीट। फैक्टर्स अफेक्टिंग अल्फा, फैक्टर्स अफेक्टिंग अल्फा, फैक्टर्स अफेक्टिंग अल्फा, अल्फा को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, जल्दी जल्दी फटाफट। फर्स्ट हमारा नेचर ऑफ सॉल्यूट। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट, तो नेचर ऑफ सॉल्यूट में क्या होगा जल्दी बोलो? नेचर ऑफ सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट दो तरीके का है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्फा 1, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देन अल्फा इज इक्वल टू 1, और वीक इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इज लेस देन 1, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या है हमारा? नेचर ऑफ सॉल्वेंट। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या? वही पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा, जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट का अल्फा जितना ज्यादा होगा, ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा अल्फा उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि देखो जितना अब बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। थर्ड आता है आपका कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, थर्ड आता है आपका कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, थर्ड आता है आपका कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट।
इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो इसमें हम पहली चीज देखो, ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैव always alpha is equals to 1 at all concentration। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो हर कंसंट्रेशन पर अल्फा कितना होता है, 1 होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कहानी देखिए क्या होती है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट अभी मैं सीधी सीधी बताया था कि फॉर्मूला लिखा था कि अल्फा इज इक्वल्स टू रूट के आई अपॉन सी, लिखा था कि नहीं लिखा था। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो अल्फा क्या होगा, कम होगा कि नहीं होगा। अगर कंसंट्रेशन, तो यहां से सिंपल सा वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो अल्फा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। बात समझ में आई नहीं, जितना ज्यादा अल्फा होगा उतना ज्यादा अल्फा होगा, ठीक है। लेकिन जब आप डाइल्यूशन का इफेक्ट देखेंगे, एट डाइल्यूशन, देखो ध्यान से, ये तो क्या वो, अब एट डाइल्यूशन, जब आप डाइल्यूशन करेंगे, डाइल्यूशन का इफेक्ट देखो, जैसे कहीं पर हमारा 0.1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट है, कहीं पर 0.01 मोलर इलेक्ट्रोलाइट है। 0.1 का मतलब कितना कि 10 ml आउट ऑफ 100 ml, और यहां पर 1 ml आउट ऑफ 100 ml। तो वही इसमें मतलब 10 ml क्या, 10 ml क्या सॉल्यूट है, यहां पर 1 ml क्या सॉल्यूट। बहुत सिंपल चीज है, ध्यान से देखिए। अब यहां पर 100 आदमी 10 आदमियों को मिलकर मार रहे हैं, यहां पर 100 आदमी एक आदमी को मिलकर मारे, किसकी हड्डी पसली ज्यादा टूटेगी, जल्दी बोलो। यहां पर 100 आदमी 10 आदमी को मार रहे हैं, यहां 100 आदमी एक आदमी, तो ऑब्वियसली बात है भाई, जहां पर 100 आदमी 10 को मारेंगे वहां कम टूटेगी, क्योंकि 10 को तो थोड़ा बहुत डिफाइन कर लेंगे ना। तो इसका मतलब जितना कम कंसंट्रेशन होगी, जितना ज्यादा डाइल्यूशन का मतलब क्या है, ज्यादा डाइल्यूट है, क्योंकि 100 में केवल 1 ml है, ये 100 में 10 ml है। तो इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि जैसे जैसे हम डाइल्यूट करते जाएंगे, जैसे जैसे डाइल्यूट करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा सॉल्यूशन का जो अल्फा है वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि उतने ही ज्यादा, भाई तो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ज्यादा सॉल्वेंट जो है वो उसको ज्यादा तोड़ देगा, क्योंकि यहाँ सॉल्वेंट की क्वांटिटी क्या ज्यादा है, यहाँ सॉल्वेंट की क्वांटिटी इन कंपेरिजन टू दिस कम है। तो इसीलिए आपको सिंपल सी बात है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वॉल्यूम इज मैक्सिमम। देखो इस बात को देखो ध्यान से, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कितना है, मैक्सिमम है, वॉल्यूम टेंड्स टू इनफाइनाइट, वॉल्यूम टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन टेंड्स टू 0। भाई जब वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा, जब वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा तो कंसंट्रेशन कितने तरफ पहुंच जाएगी, 0, क्योंकि जब बहुत ज्यादा डाइल्यूशन हो जाएगा तो हमारा कंसंट्रेशन का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। जब कंसंट्रेशन का कोई मतलब नहीं रहेगा तो अल्फा कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। बोलो तो ध्यान सोचो, अल्फा का भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता। अल्फा यहां लिख देता हूं मैं, अल्फा टेंड्स टू 1, क्योंकि 1 से ज्यादा अल्फा नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन weak electrolyte behaves as a strong electrolyte। तो इसका मतलब क्या हुआ, at infinite dilution weak electrolyte behaves as strong electrolyte। यही मतलब है ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का। जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे अल्फा हमारा बढ़ेगा और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जाके अल्फा बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात। दो फैक्टर्स और है, उसको आप देख लीजिएगा, ध्यान से देख। इस बात में कोई समस्या हो रही है तो बताइए। वॉल्यूम जब आप मैक्सिमम कर देंगे, कंसंट्रेशन बहुत कम, समुद्र में एक चुटकी नमक डाल दोगे तो बहुत निग्लेजिबल कंसंट्रेशन होगी, इसलिए टेंड्स टू 0, इक्वल टू 0 नहीं, ध्यान से देखना, टेंड्स टू 0, 0 की तरफ बढ़ रही है। और अल्फा मैक्सिमम, जो ज्यादा लोग मिलके मारेंगे, जब भाई सॉल्वेंट ज्यादा है, अकेला मान लो मैं अकेला हूं, लोग मारने वाले ज्यादा आगे, तो मेरी हड्डी पसली टूटनी है, ठीक है। चलिए अगला जो फैक्टर है वो देखिए क्या है, टेम्परेचर और फिर कॉमन आयन इफेक्ट। तो देखिए अब टेम्परेचर की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, देखो टेम्परेचर की बात करेंगे तो क्या होगा, फैक्टर नंबर 4। तो टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है, टेम्परेचर
तो आपको पता है टेम्परेचर हाई प्रोपोर्शनल टू अल्फा, जितना ज्यादा टेम्परेचर हाई होगा उतना ज्यादा AB का बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। जितना ज्यादा बॉन्ड टूटेगा उतना ज्यादा आयोनाइजेशन होगा, और जितना ज्यादा आयोनाइजेशन होगा उतना ज्यादा अल्फा होगा। बात समझ में आई कि नहीं, कोई दिक्कत यहाँ से आपका। तो ये तो सारे कॉमन टॉपिक थे जिससे हमने आपको बताया 4, ठीक है। 4 टॉपिक। पहला क्या था हमारा, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, चौथा टेम्परेचर, द फोर्थ वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपने जो 3 बताया, स्टार्टिंग में 4 जो बताए इससे हम अल्फा बढ़ा रहे हैं, क्या बढ़ा रहे हैं, अल्फा बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो फोर्थ है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज द कॉमन आयन इफेक्ट। क्या है हमारा कॉमन आयन इफेक्ट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है ना, कॉमन आयन इफेक्ट। तो देखो क्या होता है कॉमन आयन इफेक्ट, क्या होता है। तो फॉर 2 इलेक्ट्रोलाइट इट इज फॉर 2 इलेक्ट्रोलाइट। सिर्फ सिस्टम के अंदर कितने इलेक्ट्रोलाइट हो, मिनिमम 2 इलेक्ट्रोलाइट हो, क्योंकि अकेले में अगर मैं कोई इलेक्ट्रोलाइट AB हूं, ध्यान दीजिएगा, कैसे कोई दोनों AB बराबर हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते भाई साहब, सोचो कैसे हो सकते हैं, आप भी सोच रहे हो AA हो सकते हैं क्या, है ना, ये सोच रहे हो क्या, नहीं भैया कम से कम 4 तो होगा ना, टूटेंगे तो दोनों सेम नहीं है। तो कम से कम कॉमन आयन इफेक्ट करने के लिए, सेम आयन लाने के लिए हमको 2 इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत पड़ेगी। तो दिस इज इफेक्ट विच इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन 2 इलेक्ट्रोलाइट्स आर प्रेजेंट इन द सिस्टम। तो यहां पर लिख लेना, हैविंग 1 आयन इन कॉमन। तो एक आयन कैसा हो, कॉमन होता है, ठीक है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल देता हूं, इसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, CH3COOH प्लस HCl, या फिर CH3COOH प्लस CH3COONA। मतलब क्या है, साफ साफ दिख रहा होगा आपको कि कोई एसिड है, हमने क्या लिया, उदाहरण देखिएगा क्या लिया हमने कोई एक एसिड लिया है, तो एसिड के साथ कोई दूसरा एसिड ले लो या फिर उसका सॉल्ट ले लो। सिमिलरली कोई एक बेस ले लेते हैं, कोई एक क्या ले लेते हैं, बेस ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया NH4OH और हमने क्या ले लिया, NH4OH बेस ले लिया, और हमने एक NaOH ले लिया, ठीक है, या फिर NH4OH ले लिया, या फिर NH4Cl ले लिया। तो यहां पर भी क्या है, ये बेस की कंडीशन है, तो हमने क्या लिया, कोई बेस लिया है, तो बेस के साथ एक बेस लिया है या फिर बेस के साथ एक सॉल्ट लिया है। समझने वाली बात क्या है ये आपको। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ H कॉमन आ रहा है, या CH3OO माइनस कॉमन आ रहा है, यहाँ पर OH कॉमन आ रहा है, या NH4 कॉमन आ रहा है। अब कैसे, क्या एप्लीकेशन है कॉमन आयन इफेक्ट की, ये तो मैंने बता दिया कि ये दीज आर द पेयर ऑन विच कॉमन आयन इफेक्ट कैन बी एप्लीकेबल। अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। अब हम इसको कोई एक अप्लाई करके देखते हैं कि कॉमन आयन इफेक्ट लगता कैसे है, कैसे लगेगा, क्या होगा, कॉमन आयन इफेक्ट की कंडीशंस क्या होंगी। तो देखो, जैसे हमने क्या किया है, आप देखिए फटाफट से, हमारे पास CH3COOH है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो आपको पता है ये रिवर्सिबल इन नेचर है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3COO नेगेटिव प्लस H प्लस, ओके। दूसरा हमने HCl डाला, तो HCl क्या करेगा, दिस इज इरिवर्सिबल इन नेचर बिकॉज दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये H प्लस और प्लस OH माइनस H प्लस प्लस Cl माइनस में ब्रेक होगा। तो आपको दिख रहा है कि ये क्या है, ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अगर दोनों को आप एक ही सिस्टम के अंदर कैरी आउट करवा रहे हैं, है ना, तो इसमें एक रूल आया था ली चैटरलियर्स प्रिंसिपल। अब आप नाम से मत डरिएगा कि ली चैटरलियर्स प्रिंसिपल क्या होता है, सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं। पढ़ाऊंगा, ये आपका केमिकल इक्विलिब्रियम का टॉपिक है, लेकिन दिमाग है ना आपके पास, दिमाग का आप यूज करिएगा। मैं बिना उसके भी आपको समझ में आएगा लॉजिक से। देखो कैसे, वैसे तो ली चैटरलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि रिएक्शन हमेशा कहां से कहां जाएगी, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाएगी। कहां से कहां जाएगी, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब जैसे मान लीजिए सिस्टम के अंदर क्या डाला, दोनों इलेक्ट्रोलाइट एक साथ डाले,
कौन टूट जाएगा भाई, H प्लस, ये 100% टूट जाएगा, तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन किसकी होगी, H प्लस की होगी। बात समझ में आई? मतलब हमने 100 मॉलिक्यूल इसके डाले और 100 मॉलिक्यूल इसके डाले, साथ में डाले, तो टूटते ही एकदम ये कितना दे देगा, ये 100 मॉलिक्यूल दे देगा कि नहीं, और ये क्या दे पाएगा, 100 मॉलिक्यूल नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा, देखो जैसे ही पानी में डाला ये क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज, ये एस्पेस का बना है, लेकिन बशर्ते ये रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, या रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैकवर्ड शिफ्ट। फिर से देखो, अगर आपको नहीं समझ में आया, सिंपल सी बात है कि किसी भी सिस्टम के अंदर दोनों रिएक्शन हो रही हैं, पहले से एस्पेस प्रेजेंट है, तो जो आने वाली दूसरी रिएक्शन है उसको क्या फील होगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो पहले से ही प्रेजेंट है, वो रिएक्शन में प्रोडक्ट को नहीं देगा। सिंपल सी दो बात है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैं गरीब आदमी, मेरा दोस्त एक अमीर आदमी है, तो अगर कहीं मेरे को 50 रुपए देने हैं किसी चीज को, दोनों लोग साथ में, तो कौन देगा, वो देगा कि मैं दूंगा, ओबियसली वही देगा, क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा है। मेरे पास 50 रुपए है लेकिन मैं नहीं देना चाहता, क्यों, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका अल्फा और भी ज्यादा वीक हो जाता है, या और भी ज्यादा कम हो जाता है, मतलब वो और भी ज्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जाता है। क्योंकि अगर मेरा, देखो मेरे को 50 रुपए देने की मेरे औकात थी, लेकिन जब मेरे साथ एक बड़ा आदमी अंबानी मेरे साथ खड़ा है, तो अंबानी के सामने मैं 50 रुपए नहीं दूंगा। तो वही कहानी यहां पर भी है, ये अंबानी है, ये क्या है, ये क्या है, ये अंबानी है, ये अंबानी है, तो अंबानी के सामने इसकी कोई औकात नहीं कि एस प्लस दे दे। समझ में बात आई कि नहीं आई? तो कोई औकात नहीं एस प्लस दे दे, इसका मतलब ये वाली रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, और बैकवर्ड शिफ्ट होने की वजह से ही हमारा अल्फा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, अल्फा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। दिस इज द लास्ट मेथड विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी कैन डिक्रीज द अल्फा ऑफ ए रिएक्शन। बात समझ में आई कि नहीं? तो क्या बताया मैंने, लास्ट हम आपको समराइज कर देते हैं कि कॉमन आयन इफेक्ट लगता है जब दो इलेक्ट्रोलाइट जिसमें एक आयन कॉमन हो, मैंने एग्जांपल से पहले दिए थे। तो जब कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट टूटता है, उसके प्रेजेंस में जब वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा और भी ज्यादा कम हो जाता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लीचेटर प्रिंसिपल जो प्रोडक्ट में जो हमारा H+ बना हुआ है वो H+ नहीं बनेगा ज्यादा, क्योंकि रिवर्सिबल नेचर है। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट अमाउंट बढ़ जाएगा क्योंकि ये H+ बन चुका है, क्योंकि इस दोनों में ये दोनों कॉमन है। तो एग्जांपल मैंने बताया कि ये अंबानी है, अंबानी के प्रेजेंस में ये रुपए नहीं देगा क्योंकि ये गरीब आदमी है। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये और भी ज्यादा फटीक हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा और भी ज्यादा कम हो जाता है। तो दिस इज द ओनली मेथड विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी कैन रिड्यूस द अल्फा। ठीक है, हम उसको और भी ज्यादा वीक कम कर सकते हैं। तो पहले 3 मेथड थे, हमने बढ़ाया था, ये मेथड था घटाया था। अब अगले, आज का लेक्चर इतना ही। अगले टर्न पर हम क्या देखेंगे, pH, pOH, हाउ टू कैलकुलेट द pH ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशंस। और बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको भी हम टुकड़ों में करेंगे, 2-3 पार्ट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, और एसिड बेस सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, इंडिकेटर्स। फिर से बता रहा हूं, जो लोग मेरे बच्चे देख रहे हैं, आपने अगर पूरी वीडियो देखी तो आगे पूरी लेक्चर्स को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आपको भी पूरी मेहनत करनी चाहिए। जो लोग नए हो उस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई आपको डाउट वगैरह अभी तो इनिशियल है, कोई क्वेश्चन मैंने नहीं कराया आपको, आज केवल 2-3 कॉन्सेप्ट बताएं। जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे हम नई नई चीजें आपके साथ लाते चले जाएंगे, नई नई चीजें इन द सेंस इस चैप्टर को हम पूरा करेंगे सिक्वेंशियली। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिए आपको इसके बाद कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा करना है। समझ में आए कि नहीं? बच्चों ने सबसे ज्यादा बोला मेरे को आयनिक इक्विलिब्रियम, तो मैं आयनिक इक्विलिब्रियम को पूरा करा रहा हूं। तो अगर आप जितना ज्यादा वोट करेंगे जिस चैप्टर के लिए, तो वही चैप्टर सबसे पहले कराऊंगा। ठीक है, मतलब चैप्टर ऑन डिमांड भी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो आज नहीं रखते हैं, फिर बाद में मिलेंगे। जय हिंद।